हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग सांख्यिकी के एकवचन रूप में का चर्चा कर रहे थे, उसका आरंभ किए थे। स्टैटिस्टिक्स शब्द का जैसे हम लोग देखे एकवचन रूप का अर्थ होता है इसका सांख्यिकी के विधियों का प्रयोग होना या उनकी विधियों की चर्चा करना। तो सांख्यिकीय विधि जो है वो विधि होती है जिसमें हम लोग संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन का अध्ययन करते हैं। विभिन्न सांख्यिकीय विधियों ने इसे अपने अनुसार से परिभाषित किया है, जिसमें से कुछ का हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे किंग के अनुसार से सांख्यिकी गणना या अनुमानों के संकलन के विश्लेषण द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं के निर्णय करने की प्रणाली है। द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द मेथड ऑफ जजिंग कलेक्टिव नेचुरल और सोशल फेनोमेना फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द एनालिसिस ऑफ एन इनमरेशन और कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स। इसी प्रकार केंडाल के अनुसार से सांख्यिकी वैज्ञानिक प्रणाली की वह शाखा है जो प्राकृतिक पदार्थों के समूह के गुणों को गिनने व मापन करने से प्राप्त हुए आंकड़ों से संबंध रखती है। Statistics is the branch of scientific methods which deals with data obtained by counting or measuring the properties of a group of natural phenomena. M.G. Kendall। एक वचन रूप में बहुत चरण होते हैं या उसकी अवस्थाएं होती है, जिसे मैंने चित्र में भी आपको दिखाया है। इसमें पहली अवस्था होती है आंकड़ों का एकत्रीकरण या आंकड़ों का संकलन। फिर इसकी द्वितीय अवस्था होती है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। तीसरी अवस्था होती है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। चौथी अवस्था होती है आंकड़ों का विश्लेषण और पांचवी अवस्था होती है आंकड़ों का निर्वचन, जिसमें एकत्रीकरण मतलब आंकड़ों का संकलन करना, आंकड़ों की व्यवस्थीकरण का मतलब होता है उन आंकड़ों को सजाना सही क्रम में, घटते या बढ़ते हुए क्रम में। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किस स्वरूप में उसको प्रस्तुत किया जाएगा, आंकड़ों के स्वरूप में या चित्र के स्वरूप में या ग्राफ के स्वरूप में। आंकड़ों का विश्लेषण, अब उस स्वरूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के ऊपर विश्लेषण करना और उसके ऊपर तथ्य लिखना और अंत में उसका निर्वचन करना और जो निष्कर्ष निकलता है उसकी चर्चा करना। अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इस दोनों के बीच में आप लोग तुलना जरूर करें। एक वचन एवं बहुवचन रूप के बीच में जो अंतर होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के लिए, इसे जरूर इसका अध्ययन करें। बहुवचन रूप में सांख्यिकी एक परिमाणात्मक है, जबकि एक वचन रूप में विश्लेषण के यंत्र के आधार पर। बहुवचन रूप में यह वर्णनात्मक है, जबकि एक वचन रूप में यह क्रियात्मक है। बहुवचन रूप में यह सामूहिक तथ्यों का एकत्रीकरण है, जबकि एक वचन रूप में यह एकत्रित तथ्यों का विश्लेषण है। अब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि समांकों की विशेषताएं या सांख्यिकी की विशेषताएं। सांख्यिकी की बहुत विशेषताएं होती हैं, इसमें से कुछ है। सबसे पहला सांख्यिकी तथ्यों का समूह होता है। कोई भी अकेला समांक या संख्या सांख्यिकी नहीं कहलाती है, क्योंकि उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। इसीलिए सांख्यिकी के अंतर्गत आने के लिए उन्हें सामूहिक रूप में रहना आवश्यक है। दूसरा है सांख्यिकी तथ्यों की संख्यात्मक अभिव्यक्ति है। सांख्यिकी में हम लोग तथ्यों को संख्या में अभिव्यक्त करते हैं, समांकों को संख्या में अभिव्यक्त करते हैं, और जिसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते संख्या में उसे सांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जा सकता। जैसे कि अच्छा बुरा, जवान बूढ़ा, गरीब धनी, तेज कमजोर, ये सब जो तथ्य हैं यह गुणात्मक तथ्य हैं जिसे हम लोग सांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन नहीं कर सकते। तीसरा है यह अनेक कारणों से प्रभावित होता है। समांक जो है कभी भी एक कारण से प्रभावित नहीं होता है या विविध कारणों से प्रभावित होता है। यदि कहा जाए कि भारत वर्ष में 2018 में गेहूं का उत्पादन 139,000 टन हुआ, जबकि 2010 में यह 89,000 टन ही था, तो गेहूं की यह वृद्धि किसी एक कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह बहुत सारे सामूहिक कारणों के परिणाम स्वरूप हुआ है। अर्थात जो भी सांख्यिकीय आंकड़ों में जो परिवर्तन आते हैं, चाहे घटता हुआ परिवर्तन या बढ़ा हुआ परिवर्तन, वह सिर्फ एक कारणों से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि अनेकों कारणों से प्रभावित होता है। उचित स्तर की शुद्धता, रीजनेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी। समांकों के संग्रहण में शुद्धता की यथोचित मात्रा का होना बहुत आवश्यक है। शुद्धता का होना अनुसंधान के क्षेत्र के लिए भी बहुत आवश्यक है तथा साधन इत्यादि बहुत सारे कारणों पर निर्भर करता है।
और अगर ये जितना शुद्ध होगा आपका निष्कर्ष उतना शुद्ध होगा। 5वीं है सुव्यवस्थित संग्रहण। सांख्यिकी के अंतर्गत जो समंकों का संग्रहण होता है वह सुव्यवस्थित रीति द्वारा होना चाहिए। यदि हमने इसे सुव्यवस्थित रीति द्वारा नहीं करे तो इसका निष्कर्ष सही नहीं निकलेगा। जैसे किसी स्कूल के विद्यार्थियों से प्राप्त अंक संग्रहित करना है तो इस बात का हमें ध्यान नहीं रखना है कि वे किस कक्षा के हैं, किस परीक्षा के हैं, किस विषय के हैं और किस वर्ष के हैं। तो यह सूचना समंक नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अतः अव्यवस्थित रूप से एकत्रित किया हुआ समंक जो तथ्य जो है वह समंक नहीं कहला सकता। पूर्व निश्चित तथ्य, संख्यात्मक तथ्य जो होते हैं वो समंक होते हैं जिनका संकलन किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। उद्देश्यहीन आंकड़े समंक नहीं कहलाते। 7वां क्या है? परस्पर तुलनीय, कंपेरेबल टू ईच अदर। संख्याओं का समूह तभी समंक कहलाएगा जब संख्याएं सजातीय हो और उनमें एक रूपता का गुण हो, ताकि उनकी परस्पर तुलना की जा सके। उदाहरण के लिए जैसे भारत में कपड़े के उत्पादन की अगर हम लोग तुलना गेहूं से करें तो यह अतुलनीय है, यह तुलना योग्य नहीं है। अब सांख्यिकी का उद्देश्य या सांख्यिकी का क्षेत्र। सांख्यिकी का जो क्षेत्र है वो 3 क्षेत्र में विभाजित होता है। पहला आता है सांख्यिकी की विषय सामग्री, तीसरा आता है सांख्यिकी का स्वभाव, दूसरा आता है सांख्यिकी का स्वभाव और तीसरा आता है सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी की जो विशेष सामग्री है ये 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है आपका सांख्यिकीय विधियाँ जिसे हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड बोलते हैं। दूसरा है व्यवहारिक सांख्यिकी जिसे हम लोग अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और तीसरा है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम ये अध्ययन कर लेंगे तो हमें बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी की जो विधियाँ हैं वो विधियाँ में हम लोग विभिन्न तरह के नियम होते हैं जिनके द्वारा हम लोग आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण करते हैं। विधियाँ प्रयोगात्मक होती हैं एवं इसके विभिन्न उपकरण होते हैं जो आंकड़ों के संकलन से लेकर विश्लेषण तक एवं उसके निष्कर्ष निकालने तक हमारे लिए सहायक होती हैं। इसमें हमारे पास चरण हैं: आंकड़ों का एकत्रीकरण, कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का विश्लेषण